हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीएचएसएल के ऊपर है। आप और मैं हम दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन निकलेगा। 2 तारीख को निकलना था बट अब तक नहीं निकला है और कुछ और दिन डिले होने के चांस है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 तारीख को, अब तक तो नहीं निकला है। जल्दी निकल भी सकता है, हो सकता है 7 या 8 तारीख तक, यानी इस वीक के बाद जैसे ही आपका संडे बीतेगा नेक्स्ट मंडे को आपका ये नोटिफिकेशन निकल सकता है। वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा इनके एरर है। आपको पता ही होगा एसएससी की नई वेबसाइट बन चुकी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरर है, काफ़ी ज़्यादा बग्स है। बच्चों को रजिस्ट्रेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके वजह से मुझे लग रहा है डिले हो रहा है। कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे। तो आपके एग्जामिनेशन डेट के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता पड़ने वाला है। एग्जामिनेशन आपके जून में ही होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। एक तो डेट क्या होगा एग्जामिनेशन का हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन कब निकलेगा इसके बारे में बात कर लेंगे। सेकंड, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे तैयारी करनी है आज ही से, अभी से, ताकि एग्जामिनेशन आपका निकल पाए। आइए हम लोग स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। तो सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में है। जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा ना, इसी चैनल पे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। नो और निखिल सर्च कर लेना आप टेलीग्राम के ऊपर, चैनल दिख जाएगा आपको। और इसके अलावा ये जो पीडीएफ है, ये आपका सब कुछ इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से ही मेरे आगे। तो टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और आपकी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं हम लोग। हाँ, नई वेबसाइट ssc.nic.in वेबसाइट, तो आपको पता है चीज़ें वहाँ पर भी अभी भी अपडेट हो रही हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं चलेगी वो वेबसाइट। फ्यूचर में मेन वेबसाइट आपकी होगी ssc.gov.in। ये मेन वेबसाइट होने वाला है। तो हो सकता है सर्वर का इशू हो, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में इनका नोटिफिकेशन रेडी था, क्योंकि मैंने भी पहले पता किया था नोटिफिकेशन रेडी था। अब हम देख रहे हैं लेटेस्ट में कि नोटिफिकेशन रेडी होने के बावजूद नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के अंदर ही इशू होने के चांसेस हैं। तो और कुछ हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि इनकी वेबसाइट भी पूरी माइग्रेट होनी अभी बच रही है, इसलिए पुरानी वेबसाइट अभी भी रनिंग है। अगर कुछ एरर आ जाता है तो पुरानी वाली क्या पता है लोग एक्टिवेट कर दें। और आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है एसएससी की सारे एग्जामिनेशंस का एक ही बार करना पड़ता है, वो आप अभी कर लो जा करके ssc.gov.in पे। जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा ना, सबसे पहले वही जाम हो जाएगा, वही आपका नहीं होगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आप अभी कर लो, अभी हो रहा है, मैं चेक करके देखा था। तो ssc.gov.in वेबसाइट है और नोटिफिकेशन निकल जाएगा जल्दी, टेंशन मत लो। एग्जामिनेशन डेट की हम लोग अगर बात करते हैं तो जून के एंड में एग्जामिनेशन होने का, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपके जो भी डेट्स होंगे, ऐसा होगा कि आपके जून के एंड में 2 डेट और जुलाई के फर्स्ट वीक में 2 डेट पड़ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट शिफ्ट होने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीना है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। लास्ट के 10-15 दिन हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। 2.5 महीने की हमको यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी है, 2.5 महीने के हिसाब से पढ़ाई करनी है। नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको पता होगा पीए और एसए यानी पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो हमारी रिक्रूटमेंट सीएचएसएल के थ्रू होती थी, वो अब नहीं होती है भाई। ये बंद हो चुकी है। आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये 2019-20 का नोटिफिकेशन है, जिसमें 4,893 4893 आपकी टोटल पोस्ट निकली थी, जिसमें से 3598 तो आपके पोस्टल असिस्टेंट का था। उससे पहले भी देखो 3730 तो पीएसए का था। और अब यहाँ पर है ही नहीं। पिछले साल से ही आपका ये हो चुका है, हट चुका है। तो पिछले साल 1600 वैकेंसी का हमने कहा था कि वो निकलेगा, बट निकला 1211, जिसमें आपका एलडीसी वाला 1191 था और आपका डीईओ का 24 पोस्ट था। तो आप समझ सकते हो कि पोस्ट बहुत कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में। तो क्या कंपटीशन भी कम हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? 32,35,000 बच्चे अप्लाई किए थे हमारे, ये 2022 का है। 2023 में देख लीजिए, पोस्ट कम होने के बाद 32,17,000 बच्चे अप्लाई किए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कंपटीशन कम नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य है देश का कि नहीं हो सकता है कंपटीशन कम। इतनी बेरोजगारी है कि बच्चे पोस्ट एकदम 1/4 से भी कम हो चुका है, तभी भी बच्चे लगे हुए हैं उसके तैयारी के अंदर। क्या कर सकते हैं, वो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट को देख करके तैयारी नहीं कर रहे थे, एग्ज़ाम को देख के कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग अभी भी एग्जामिनेशंस देते हैं। अगर नए बच्चे अगर आप हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सीएचएसएल आप अपने मेन एग्जामिनेशन में रखो तैयारी करने के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप स्टेनो की तैयारी करो, 3 महीना 4 महीना कोर्स कर लो, उसके बाद एसएससी स्टेनो का फॉर्म भरो, ईपीएफओ का फॉर्म भरो, उस पर फोकस हो जाओ। सीएचएसएल के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा करने लायक अब नहीं रहा है। ठीक है, आपको अप्लीकेंट्स का पता चल गया। एज का जब फॉर्म निकलेगा तो यही रहता है, 18 से 27 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी 12th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी नौकरी है, आपको पता ही है, और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में लोअर जो हमारा जितना भी मैनेजमेंट होता है उसकी ये नौकरी है।
ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन निकलेगा तब बात करेंगे। ये प्रमोशन है, इसके बारे में भी क्या बात करूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक आप बन जाते हो। आप हर 5 साल में इसके अंदर एग्जामिनेशन होता है, उसको पास करते हो, आपका प्रमोशन होता रहता है। पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं, कौन से प्रोसेस से गुजरना है आपको इस नौकरी को पाने के लिए। तो प्रीलिम्स इसके अंदर है, मेंस इसके अंदर है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है, 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर, यानी 0.5 मार्क्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका है, ठीक है, अच्छा है नेगेटिव मार्किंग। पैटर्न में देखिए, प्रीलिम्स जो हमारा पैटर्न है उसके अंदर आपका इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट और आपका जनरल अवेयरनेस। सेम आप एसएससी का कोई एग्जामिनेशन दे दो, एकदम सेम तरीके का पेपर होता है, बस टफनेस कम ज़्यादा होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, नए बच्चे हो तो, पुराने बच्चे हो तो आपको एक चीज़ पहले से ही पता ही होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2 मार्क्स का है, तो आपके टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 200 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा, जो कि थोड़ा कम समय है, बट ठीक है, कोई नहीं। ये हो गया आपका मेंस का पैटर्न। मेंस के अंदर आपको सारे पेपर देने हैं। ये सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन जिसके अंदर कट ऑफ है वो सेक्शनल निकलता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सर मॉड्यूल में पास होना है या फिर सेक्शन में पास होना है? पास सेक्शन में होना होता है। प्रीलिम्स के अंदर कोई भी आपका सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकलता, ना ही आपको सेक्शन वाइज पास होना होता है। इंग्लिश में 0 भी आए हों, लेकिन आपका इन तीनों को मिला करके नंबर अच्छे हैं, पास हो जाओगे, तो आपको ये लोग पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेक्शन 1 का एक कट ऑफ निकलेगा, जिसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों को जोड़ेगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग का पेपर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था बताना। इन दोनों को हम, इन पूरा का पूरा मेंस को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अच्छे से। ये आपको समझ में आ गया, सेक्शन 2 भी ऐसा ही है, सेक्शन 3 भी आपका ऐसा ही है। अच्छे से डिटेल में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखो कि ये है हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 है, मैथ का पेपर है, उसके बाद आपका रीजनिंग का है। 30-30 क्वेश्चन दोनों के अंदर आपका है, 60 आपके टोटल क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 180 मार्क्स का आपका ये हो गया। 1 घंटा मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आपको इन दोनों को मिला करके, मैथ और रीजनिंग को मिला करके आपका एक कट ऑफ निकलेगा, उसमें आपको पास करना है, ना कि मैथ का अलग और रीजनिंग का अलग कट ऑफ निकलने वाला। ठीक है, तो सेक्शन 1 में आपको एक बार पास करना है, 60 मिनट का ये पेपर होगा, फिर 60 मिनट के लिए दोबारा खुलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 घंटा 15 मिनट, इसमें से 1 घंटा हो गया आपका ऊपर वाला। अब 1 घंटा आपका होगा सेक्शन 2 के अंदर, जिसमें आपका होगा इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन। आपको 180 नंबर का ये भी है, इसके अंदर भी आपको 1 ही घंटा मिलने वाला है। 2 घंटा आपका हो गया, 15 मिनट का है। 15 मिनट सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है, ये आपका 15 नंबर का होगा, सॉरी 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 45 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो ये आपके 2 घंटे 15 मिनट जस्टिफाई हो चुके हैं। ये हो गया आपका रिटर्न पैटर्न। रिटर्न में बस इतना ही आपका है। आ जाते हैं सेक्शन 2 के अंदर हमारा, सॉरी सेक्शन कह रहा हूं मैं, सेशन 2 के अंदर आ जाते हैं। सेशन 2 के अंदर जो हमारा सेक्शन 3 है, उसके अंदर जो हमारा मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 1 ऊपर था आपका कंप्यूटर वाला, वो खत्म। इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट आपके सामने है, पार्ट ए और पार्ट बी। कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसके हिसाब से आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, एलडीसी के लिए आपका यह है पार्ट, ये आपका सी। ठीक है, 15-15 मिनट का होगा। कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग टेस्ट होता है, ये बस स्पीड कम ज़्यादा इसके अंदर जो है वो होता है, बाकी आपका सब कुछ सेम है। ठीक है, टेस्ट इसके अंदर कोई बहुत अलग नहीं होता, तीनों का एक ही होता है, बस आपका स्पीड टेस्ट का ही आपका डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका पैटर्न। प्रीलिम्स देख लिया, मेंस देख लिया आपने। अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि प्रीलिम्स और मेंस के जो सिलेबस है वो सेम है, और बस ये कंप्यूटर का जो आपका ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सारा सिलेबस सेम है। प्रीलिम्स में अलग और मेंस में अलग आपको यहाँ पे पढ़ाई नहीं करना है, ये एक अच्छी बात है इसकी। ये हमने देख लिया अच्छे से। डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये आपका यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं, एक बार आपको बस एक किताब के बारे में बता देता हूँ। ये वो किताब है, अगर कोई किताब नहीं ली है, एसएससी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सारा कुछ भी हो, तो भाई प्रैक्टिस के लिए किताबों में से कोई भी ले लेना, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप परचेस करना चाहो कर लो, मत नहीं करना चाहो मत करो, लेकिन ये किताब अच्छी है। अगर एसएससी के लिए आप बहुत सीरियस हो तो इनके अंदर से आपका 50% पेपर रिपीट होता है। चैलेंज करता हूँ, ये वीडियो नहीं, हर एसएससी के वीडियो में ये बात बोलता हूँ, तो इसके अंदर से 50% पेपर आपका रिपीट होता ही होता है। ठीक है,
किताबों के बारे में क्या बताऊँ, सिंगल किताब आपको लेना होगा तो ये किताब भी आप परचेस कर सकते हो, कोई भी परचेस कर सकते हो। अमेजन पे सर्च कर लेना, ये किताब मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी पिछली किताब जो थी वो मैंने रिकमेंड की थी, वो बहुत अच्छी थी। अगर वो पिछले साल वाली अवेलेबल है तो नई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये किताब मोर देन सफिशियंट है। बस आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है कितना आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए बेसिक आपका ये तो आप ले ही लेना, एसएससी सीएचएसएल का पेपर, क्वेश्चन पेपर हालांकि मैं अपने टेलीग्राम पे भी डालूंगा। हाँ, टेलीग्राम पे आप लोग को लग रहा होगा ये बोलते हैं डालते नहीं, इस बार ज़रूर डालूंगा। 10 क्वेश्चन पेपर एसएससी सीएचएसएल के मिनिमम मैं डालूंगा ही डालूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग के लिए भी ये किताब आप ले सकते हो अलग से, मतलब रीजनिंग पढ़ना है तो अलग से। आपका क्वांट वीक है तो आप ये क्वांट की किताब परचेस कर सकते हो, अलग से आपका इंग्लिश वीक है तो आप इन दोनों में से कोई परचेस कर सकते हो। दोनों अच्छी किताबें हैं, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा पीछे दोनों किताबें वहाँ पे लगी हुई हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, बट यहाँ दोनों लगी हुई हैं, दोनों मैंने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है इनको। जनरल नॉलेज के लिए भी लूसेंट आपका स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेगा। सिलेबस नोटिफिकेशन के 18 से 20 इसी में मिलता है, हर साल यही होता है। देख लेते हैं इस साल कुछ चेंजेस है तो सिलेबस आपको इसी में मिलता है। यही सिलेबस है आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, टेंशन मत लेना। हर अभी हम लोग टॉपिक वाइज मार्किंग होगी, हर एक चीज़ शिफ्ट वाइज भी आपको बताऊंगा, सब डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो आप इसको डाउनलोड कर ही सकते हो, ठीक है। ये सारे आपके मॉड्यूल वाइज आपके हो गए। कंप्यूटर का भी, ये बेसिक कंप्यूटर का है, इसकी भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है फ्री में, आप उसको भी चाहो तो पढ़ सकते हो। स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं हम लोग। सबसे पहले चीज़ समझते हैं, माइंडसेट आप सबसे पहले क्लियर करिए। 2.5 महीना है, अगर आप सीएचएसएल के लिए इंटरेस्टेड हो, आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 20 वर्ड पर मिनट की है क्योंकि 35-40 की रिक्वायरमेंट है, तो आप सीरियस हो जाओ और इसकी तैयारी करो। बीच में कोई भी फॉर्म आए आप अप्लाई मत करना अनटिल अनलेस उसका एग्जामिनेशन डेट अगस्त या फिर सितंबर में हो। नज़र बनाए रखना, अगस्त सितंबर के फॉर्म भरना, या जुलाई एंड के भी आप भर सकते हो। जून या जून से पहले के आपको कोई फॉर्म नहीं भरने हैं, कितना भी बड़ा फॉर्म आ जाए। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है मुझे सीएचएसएल निकालना है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 2.5 महीने में सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है, टाइम टेबल भी बनाना है, और बिना टाइम टेबल बनाए हुए दोनों चीज़ नहीं होने वाली। तो आज अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी हो भी सकती है कि नहीं, या आपको तैयारी करनी है भी कि नहीं। टाइम टेबल अपना आपको क्रिएट करना है। 2.5 महीना है ना, सबसे पहले आपको 2.5 महीना 2 महीना सबको छोड़ देना है। आप अपना टाइम निकालिए कि कितने घंटे आप पढ़ सकते हो। सुबह 2 घंटे पढ़ सकते हो, दोपहर में 2 पढ़ सकते हो, शाम को 2 पढ़ सकते हो। अब वर्किंग हो तो सुबह और शाम पढ़ सकते हो, जैसा भी आपका है आप अपने घंटे निकालिए। घंटे के हिसाब से आप सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है वो मैं आपको बताऊंगा, टॉपिक वाइज आपको दिखाऊंगा कि क्या टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से आपको अपना बांटना है। जब आप उनको बांट लो और आपके नॉलेज के हिसाब से आपकी ये जो सिलेबस है 30 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। 30 दिन के अंदर आपकी पढ़ाई एक बार ख़त्म हो सकती है, तो आप समझ लीजिए कि आप पास होने के कगार पे हो। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि अगले 30 दिन में आप कम से कम 3 बार उस सिलेबस को ख़त्म करोगे, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो जो अगले महीने के 15 दिन हमको मिलेंगे, तो उनको हम रिविजन के बीच में रख रख करके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट तो बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं, तो अच्छा खासा आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा है 45 दिन 40 दिन के आसपास, तो भी आप पास हो सकते हो, लेकिन रिवीजन आपके 3 ही हो पाएंगे मैक्सिमम, या 2 हो पाएंगे। तो इतना मिनिमम हमको चाहिए, 2 रिवीजन कम से कम चाहिए सीएचएसएल को क्रैक करने के लिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा आता है। आइए स्लाइड पे आते हैं और चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए, सिलेबस 70% हमको ख़त्म करना है। मतलब जब आप सिलेबस बांट रहे होगे ना, मैंने आपको बताया, अभी सिलेबस बताऊंगा कैसे बांटना है। बांट रहे होगे तो आपको ये ध्यान रखना है कम से कम 70% सिलेबस आपको पढ़ना है। मतलब इंग्लिश आपने उठाया, 10 टॉपिक में से 6 टॉपिक ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाकी 4 आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन आप चारों को नहीं छोड़ सकते। 70% यानी 10 में से कम 7 टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, विथ 2 या 3 रिवीजन जो कह रहा हूँ ना वो। बाकी जो 3 है एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो भले, लेकिन 70% टॉपिक से अगर आपका जैसे ही वीक हुआ आप फेल हो जाओगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई है। 70% में आपको मिनिमम कह रहा हूँ, और मैक्सिमम नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप पूरा सिलेबस पढ़ के चलो। और मैं ये रिकमेंड करूँगा, हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट आपका वीक हो, वहाँ पर आप 70% 65% सिलेबस करो, 3-4 चैप्टर छोड़ दो, लेकिन और किसी में कॉपअप कर लेना 80-90%। सबसे आसान रीजनिंग आता है, रीजनिंग में 100 में 100 आप इसके अंदर अपना 100% सिलेबस कवर करके जाओ, है ना। तो मिनिमम 70% सिलेबस आपको कवर करना है, स्टार्टिंग से ही आपको पता होना चाहिए। जो भी आप टाइम टेबल बनाओ उसमें ध्यान रहे 3 से 5 रिवीजन का जगह हो। मतलब अगर आप कोई सिलेबस 30 दिन में खत्म कर पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अगले 10 दिन में उसका रिवीजन बहुत इजीली कर सकते हो सकता है 5 से 6 में भी कर पाओ, अच्छे से पढ़ाई की होगी तो 10 दिन में बहुत इजीली हो सकता है। और उसके
5 से 6 दिन के अंदर आप खत्म कर पाओगे सेकंड अपना रिवीजन। उसके बाद आप खत्म कर पाओगे अगेन 1-2 दिन कम होगा, 3 दिन के अंदर कर पाओगे खत्म। तो ऐसा आपको पैटर्न बनाकर चलना है अपने रिवीजन का। रिवीजन आपको लग रहा है नहीं करे बिना पास हो जाओगे, नहीं हो सकता, बहुत कम चांस है। आप जीनियस हो तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट हमको देने हैं। टारगेट रखना है मिनिमम 10 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मतलब आपको ये नहीं कि सॉल्व कर रहे आराम से, खाना भी खा लिया, बीच में घूम भी लिया, ऐसा नहीं। बैठना है 60 मिनट, 60 मिनट बैठना है। और ये नहीं कि अच्छा बीच में 10 मिनट में मम्मी के पास चला गया तो 10 मिनट यहाँ पे मैं और ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। कुछ भी हो जाए उस वक्त, भूकंप भी आ रहा हो, मर जाना, लेकिन आपको 60 मिनट से पहले नहीं उठना है और 60 मिनट पूरा का पूरा वहाँ पर देना है, ठीक है। ये आपको समझना है। 10 मॉक टेस्ट हमको मिनिमम ऐसे करने हैं। उसके बाद आपका टाइम टेबल क्रिएट करना है और ट्रैक करना है वीकली प्रोग्रेस, कम से कम। डेली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीकली ट्रैक करना है। वीकली आप अपने लिए जब भी अपना टाइम टेबल बनाओ तो 6 दिन के हिसाब से या 6.5 दिन के हिसाब से बनाना। अगर आप आधा दिन बीमार हो जाओ या फिर एक दिन कुछ कर भी रहे हो तो आपका फिर भी 30 दिन के हिसाब से हो रहा हो, इस तरीके से आप समझना। ये आपका है पैटर्न, इसी हिसाब से आपको बांटना है। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, कट ऑफ देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाए ना भाई। तैयारी तो आप बोल तो रहे हो सर कट ऑफ का ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा देख लो, कितना ज़्यादा आएगा। ये आपका कट ऑफ का ट्रेंड है, 119, 127, 143, 135, 159, 141। इस बार पोस्ट भी कम है, इस बार देखते हैं कितनी पोस्ट आएगी, लेकिन हमेशा से कम रही है पोस्ट। हम मान के चलते हैं कितनी भी पोस्ट आ जाएगी ना, 10,000 से ऊपर पोस्ट नहीं आने वाली ना, अगर ऐसे ही समझ के चलो तो आपका कट ऑफ कम नहीं होगा। 10,000, 9,000, 8,000 इस ऐसा पोस्ट आएगा मिनिमम, तो ही आप लेके चलना कि आपका कट ऑफ 5-6 नंबर 7 नंबर कम होगा, वरना नहीं होने वाला है। 141 के नीचे तो किसी कीमत पे नहीं होगा। 141 कट ऑफ तब आएगा इस बार जब 7-8 हज़ार 9,000 पोस्ट होगी, वरना नहीं आने वाला इतना कम, ठीक है। आप कट ऑफ देख लेते हैं, तो हमारा 2020-21 तक का है। अब हम लोग लेटेस्ट कट ऑफ देख लेते हैं। लेटेस्ट कट ऑफ हम लोग देखेंगे पोस्ट वाइज, एलडीसी और जेएसए का हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल का जो हमारा है 153 कट ऑफ है। अगर बहुत ज़्यादा पोस्ट निकलता है तो ये 2890 कैंडिडेट के अलावा आपका कितना यहाँ पर बढ़ जाएगा, कम से कम 3 गुना हो जाएगा। तो 6-7 हज़ार बच्चे यहाँ पर होंगे, तो आराम से 7 से 8 नंबर तो कट ऑफ यहाँ पे कम हो सकता है। 7 से 8 में तो आपके हर एक नंबर पे आप लेके चलो एवरेज 1,000-1,500 बच्चे होंगे मिनिमम। तो ऐसा आपका 7 से 8 नंबर आप लेके चलो, बहुत ज़्यादा पोस्ट आता है तो, वरना तो आप ये लेके चलना 3,000-4,000 भी पोस्ट आता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाले आपको। ओबीसी का 152 है, देख लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ओबीसी का भी सर्टिफिकेट का, बल्कि ईडब्ल्यूएस बनवा लो तो अब ज़्यादा फ़ायदा 151 का। एसएससी के सारे एग्जामिनेशन में ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा फ़ायदा रह रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया एलडीसी और जेएसए का कट ऑफ। उसके बाद आप देख लीजिए डीईओ का। डीईओ का देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा जीवन का। 169 कट ऑफ है आपका, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कट ऑफ है यार। ये मार्क्स है, क्वेश्चन नहीं है ना। तो आपके यानी 85 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका लगभग 75 क्वेश्चन आपको करना है, 75 से भी ज़्यादा आपको करना है। तो आप इसी से लगा के चलो कि 70% सिलेबस मैंने कहा था मिनिमम है, उससे नीचे आप नहीं हो सकता पॉसिबल, फेल हो जाओगे। तो आप समझ के चलिए इसी हिसाब से कि क्या आपको तैयारी करनी है, क्या कैसे करना है सिलेबस। बल्कि मैं कहूँगा 80% ही करके चलना, 70% उनके लिए जो बंदे सोच रहे हैं कि भाई पहली बार है या फिर नया है या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो पहले 70% सिलेबस खत्म कर लो आप अपना, ठीक है। उसके बाद आपका डीईओ जो है आपका, अदर देन सीएजी और डीएसए वाला जो पोस्ट है उसके अंदर 169 कट ऑफ है। तो ये आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हैवी है, कट ऑफ का इसके अंदर बात ही नहीं है कोई, है ना। इसके अलावा मैं आपको कट ऑफ दिखा दूँ, और पहले का 20-21 का भी आप देख सकते हो, सारा यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, और आपका प्रीलिम्स और मेंस को मिला करके। तो कट ऑफ बहुत अच्छा खासा इसके अंदर जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं टॉपिक वाइज क्या वेटेज रहेगा, ताकि आपको समझ में आए कि जब अपना टाइम टेबल बनाओ ना तो किस टॉपिक को प्रेफरेंस देना है। टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो है 22 और 21 का है, ये आपका इंग्लिश का है। अब देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स का, सपोज करो आपके जो आपका ये 1/6 लिखा हुआ है ना, 1 से 6, आपका शिफ्ट्स का है। आपको क्या बनाना है, अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बताना है, ये आपको पुराना मैं दिखा रहा हूँ। 1 से 6 यानी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन भी आया, किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन भी आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपके शिफ्ट में 6 आ गया तो जान निकाल जाएगी आपकी। तो ये जो पहले 3 टॉपिक हैं इनको तो छोड़ना नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि स्पॉटिंग एरर आप सपोज करो टॉपिक पढ़ने में आपकी जान निकल जाएगी, या 10 दिन 8 दिन लग जाएगा फिर भी नहीं कर पाओगे, तो आप इसको छोड़ सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, इसको छोड़ने के बाद भी आप वैसे हाँ, इसके बाद बताता हूँ जो बच्चों को हार्ड क्या लगता है, एंटोनिम्स एनोनिम्स लगता है। सपोज करो आपने एंटोनिम्स एनोनिम्स बेसिक पढ़ लिया, स्पॉटिंग एरर पूरा छोड़ दिया, 5 क्वेश्चन ये आ गया, और आपका हाँ अगर 5 ये आ रहा है तो एंटोनिम्स एनोनिम्स आपको 4 आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
आपका ऑब्वियसली 2 के आसपास आएगा, तो 6-7 नंबर आपके यहाँ चले जाएंगे। स्टिल आप बाकी इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट भी हम लोग देखेंगे, आपको टाइम टेबल उसके हिसाब से बनाना है। ये पिछला भी देखना ज़रूरी, क्योंकि इसके हिसाब से भी ट्रेंड आ सकता है, कुछ भी नहीं पता किसी को कैसे आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस अलग अलग रहती है। तो ये आपका हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर भी आप देख सकते हो ये सारा का सारा सिलेबस को अच्छे से डिवाइडेड है। जहाँ जहाँ जीरो लिखा हुआ है ना, उसको हल्के में मत ले लेना। किसी शिफ्ट में है 0 क्वेश्चन, लेकिन किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आए हैं। आप इससे इंपॉर्टेंस समझिए 22 और 21 के पैटर्न का। समझ में आया आपको? सेम हमारा जनरल अवेयरनेस के अंदर भी ऐसा ही है। 21 में आप देखो जीरो वाले कितने कम है, लेकिन आप देखो 22 में जीरो वाले कितने ज़्यादा हैं। जो बच्चे ये टॉपिक्स ही सिर्फ पढ़ करके आए होंगे, ये सारे टॉपिक्स, और ऊपर के करंट अफेयर्स वगैरह को छोड़ दिया होगा, पॉलिटी को छोड़ दिया होगा, तो देखो अगर इनमें से 3 टॉपिक भी उनके में आ गए, जिसमें से इन तीनों में ही जीरो आ गया होगा एग्जामिनेशन में, तो क्या कर रहे होंगे बेचारे? फंस जाएंगे एग्जामिनेशन में, बहुत उनके साथ बुरा हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये जनरल अवेयरनेस का देख लिया आपने। अब क्वांट का भी देख लो। क्वांट के अंदर भी आप देखोगे तो सेम 21 और 22 का थोड़ा सा सिमिलर है, जीरो वाले काफ़ी टॉपिक है। ठीक है, चलिए हम लोग अब लेटेस्ट देख लेते हैं। और लेटेस्ट के अंदर ये चीज़ें आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे नो निखिल सर्च कर लेना, आपको चैनल मिल जाएगा। अब हम लोग लेटेस्ट देखते हैं। 2 शिफ्ट का मैंने इसके अंदर डाला है। पीडीएफ डालते वक्त हो सकता है कि मैं एक आध शिफ्ट बढ़ा भी दूँ इसके अंदर। 9 मार्च 2023 को जो एग्जामिनेशन हुआ था टायर 1 CHSL का, उसका एनालिसिस आपके सामने है। शिफ्ट वाइज आप देख लो तो क्या है। आर्ट एंड कल्चर के 1 से 2 क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 से 2 इसलिए लिखे क्योंकि डाउट रहता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम उसको आर्ट एंड कल्चर में डालें या करंट अफेयर्स के अंदर डालें, तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम दोनों में डालते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर का भी पार्ट है और आर्ट्स एंड कल्चर का भी पार्ट है, इसलिए हम उसको दोनों में ही डालते हैं। ठीक है, और सेम ऐसा यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको। तो आर्ट्स एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि पिछले साल फिक्स क्वेश्चंस आए हैं सारे ही शिफ्ट में उसके अंदर। बायोलॉजी के अंदर भी आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आप लेकर के चलो आएंगे। बायो बड़ा टॉपिक है, छोड़ सकते हो। केमिस्ट्री आपको नहीं आता है और बायो और केमिस्ट्री आपने छोड़ दिया, तो आप समझ के चलो बायो और केमिस्ट्री के अंदर मिला करके 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता। कोई बात नहीं, आप हटा दो इन तीनों क्वेश्चन को। हालांकि ये इजी होता है, क्योंकि जो पढ़ाया हुआ है वही आता है। करंट अफेयर्स का तो जो आपको नहीं भी पढ़ा है वो भी आ सकता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसको फिर भी इजी मानता हूँ। एक किताब भी है, मैंने आपको रिकमेंड किया था, जनरल साइंस की 5000 क्वेश्चन वाली किताब है, तो उनमें 5000 क्वेश्चन में से बहुत क्वेश्चन इसके अंदर अड़ते हैं, बहुत क्वेश्चन। ठीक है, तो अब कंप्यूटर पे आ जाते हैं। कंप्यूटर का भी आप लोग देख लो, मेंस में भी है और यहाँ पर भी है, फिक्स है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ऑप्शन ही नहीं है कंप्यूटर छोड़ने का। समझ रहे हो? आप इसको अपने टाइम टेबल में डालो, कंप्यूटर को डालो सुबह शाम। मुझे लगता है कंप्यूटर इजीली 3 शिफ्ट में बैठोगे तो हो जाएगा, यानी 1 सुबह दो, 1 शाम दो और 1 अगला दिन सुबह दे दो। इतने के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर पूरा खत्म हो सकता है। करंट अफेयर्स आप इजीली कहता हूँ सुबह उठ करके 2 घंटे पढ़ो, 1 हफ्ते तक आपका काम चल सकता है करंट अफेयर्स का। इसके अंदर बहुत हाई लेवल नहीं आता है, तो आपका नॉर्मल आता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो इस तरीके से भी। ठीक है, करंट अफेयर्स को छोड़ने का कोई मतलब सोचना नहीं कि छोड़ देना है। करंट अफेयर्स के अंदर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ गए ना भाई, पूरा 4-5 टॉपिक का ये वेटेज लेके चले जाएगा। ऐसे इकोनॉमिक्स में देखना है आपको, ऐसे पॉलिटी के अंदर देखना है आपको। मिसलेनियस टॉपिक्स है जो बुक्स और अवार्ड्स है, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। जीरो देख करके ये नहीं सोचना कि अच्छा एक शिफ्ट में जीरो आया था, नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 है। अगर यहाँ जीरो होता, एक और में जीरो होता, किसी में एक होता, तो मैं कह सकता हूँ छोड़ दो, वरना यहाँ, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं छोड़ सकते। 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है वैसे तो ये आपके सामने है जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस। इसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल क्रिएट करेंगे। 9 मार्च का ही आपका क्वांट का है ये, इसके अंदर भी आपको सेम इसी तरीके से अपना टाइम टेबल क्रिएट करना है। एग्जाम्पल, डाटा इंटरप्रिटेशन, भगवान भी आके बोले छोड़ दो, मत छोड़ना भाई, 4 से 5 क्वेश्चन फ्री के हैं। इतना इजी आता है ना इसके अंदर, डाटा इंटरप्रिटेशन DI का इतना इजी आता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 3 शिफ्ट में बैठो। पहले शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट समझना है, यानी आपको बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, कैसा भी हो, आपको सारे पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, आप 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख लो, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है वो बना लो। तीसरे अटेम्प्ट में आपको चैलेंज करता हूं, आप बैठना मॉक टेस्ट देने के लिए। सिर्फ ये 2 चीज़ आप कर लोगे, तीसरी बार आप बैठोगे मॉक टेस्ट देने के लिए, आपसे 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे CHSL के। आप 2023 का पेपर मत सॉल्व करना, 21-22 से प्रैक्टिस कर लेना, फिर 23 का लेके बैठना, देखना DI के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। CHSL का DI बहुत आसान आता है। सेम आपको ज्योमेट्री के अंदर भी है, मेंसुरेशन के अंदर देखिए, फिक्स ये टॉपिक आपको करना ही है, नंबर सिस्टम आपको करना ही है, इन टॉपिक्स को मत छोड़ना। ठीक है,
और इसको अपने शिफ्ट वाइज, मतलब कि सुबह हो सकता है कि मैथ, उसके बाद आपका इंग्लिश, और ऐसे अपने 3 हिस्से में या 2 हिस्से में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, टारगेट बनाना है कि 30 दिन का। इंग्लिश का भी आपके सामने ऐसा ही है, ये आपका 2023 का पैटर्न है सामने। और 9 मार्च का, 10 मार्च पे आ जाते हैं हम लोग। 10, ये आपका रीजनिंग का हो गया। सेम एक बार हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस का, आर्ट्स एंड कल्चर का। आप देखो 10 मार्च के अंदर क्या होता है, 10 मार्च के अंदर भी इसके अंदर कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। बायो के अंदर आप देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जो 9 मार्च के अंदर हो रहा है, यहाँ पर आप देख लो। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैटर्न के अंदर सिमिलैरिटी है। यानी 2023 का अगर एक पैटर्न आता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताऊंगा भी। जैसे पहला शिफ्ट का पेपर होगा, मैं आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे कितने कितने टाइप के कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। आपको नेक्स्ट डे आपका पेपर है, पैटर्न सेम होने वाला है। मतलब पैटर्न बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब कि देखो 9 मार्च को जो पेपर हुआ, 10 मार्च को जो पेपर हुआ, उसके अंदर आर्ट्स एंड कल्चर का पैटर्न सेम ही रहा शिफ्ट के अंदर। बायो और केमिस्ट्री के अंदर भी सेम ही रहा। तो एग्जाम के वक्त भी इसको नज़र में थोड़ा सा रखना है कि उस वक्त तक, लास्ट टाइम तक क्या, लास्ट टाइम तक डिपेंड नहीं करना, लेकिन लास्ट टाइम का रिवीजन पे और क्या फोकस करें लास्ट के 2 दिन 3 दिन के अंदर, वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स आप देख लो, सेम पैटर्न है, 4 से 5 आपके क्वेश्चन हैं। समझ रहे हो आप। हो सकता है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि मुझे पता है आर्ट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा देते हैं, आपने ये तीनों को ओमिट कर दिया, फिर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही जाएंगे। लेकिन आपने करंट अफेयर्स ओमिट कर दिया ना, अकेला इन तीनों को मिला करके भी ज़्यादा आ सकता है। 5 आ गया तो क्या करोगे, 5 ही आ रहा है, जबकि देखो ना 4-5 आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सब आप सोच समझ के करना। 10 मार्च का आपके सामने है, ये भी आपका रीजनिंग का 10 मार्च का है। अच्छे से बैठ करके आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे अपना टाइम टेबल। इंग्लिश भी आपका इस सामने है, क्वांट भी आपका इस सामने है। ठीक है, तो मेरी बात आई होप आपको समझ में होगी कैसे आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है। ये सारा टाइम टेबल कोशिश करना है, पहले आप अपना दिन अपने हिसाब से बांटते चलो, बांटते चलो, बांटते बांटते 30 दिन रीच कर गए, सिलेबस आपका 50% ही हुआ, तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। या फिर एक्सटेंड करके देख लो, 40 दिन में भी सिलेबस खत्म हो रहा है, तो आपको रिवाइज मत करो, पूरा का पूरा आप अपना यही पैटर्न फॉलो करो, यही टाइम टेबल फॉलो करो। टाइम टेबल के बिना सोच रहे हो पास हो जाओगे, नहीं होगे, गारंटी देता हूँ नहीं होगे। टाइम टेबल के बिना नहीं होगे, क्योंकि टाइम टेबल से आता है डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के तो चांस ही नहीं आपका कुछ हो जाए। तो अनटिल अनलेस आपके बहुत ज़्यादा सालों से प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा सालों से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अलग बात हो सकता है। मॉक टेस्ट नहीं भूलना, क्योंकि स्पीड चाहिए, पता होना चाहिए कि उस प्रेशर में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है, रिवीजन करते रहना है लास्ट तक। कितना भी लोग बोले कि भाई एग्जाम से 3 दिन पहले रिलैक्स हो जाओ, कोई रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक तैयारी करना है आपको। पोस्ट आने दीजिए, देखिए अगर बहुत ज़्यादा पोस्ट आता है 8 से 10 हज़ार, तब तो भाई छोड़ने का मौका नहीं होगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, 7-8 नंबर कम भी होगा कट ऑफ में। तो आई थिंक सारी स्ट्रैटेजी देख ली हमने, नोटिफिकेशन आती है मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बस यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसा और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।